सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार। कैसी हैं आप? बस एकदम बढ़िया। और आपसे मिलकर तो और अच्छे हो गए और खुशी हो रही है मिलकर। क्या होता है कि हम जब अपनों से मिलते हैं बहुत दिनों बाद तो क्या महसूस होता है? खुशी महसूस होती है ना? बिल्कुल खुशी महसूस होती है, अपनापन महसूस होता है। और अगर किसी से बहुत दिन के बाद मिले हैं तो यूँ समझ लीजिए कि पुरानी बहुत सारी यादें भी ताज़ा हो जाती हैं। बिल्कुल। और मिले हैं अपने श्रोताओं से तो हम उन्हें बता दें कि आज किन विषयों पर बात होने वाली है। आज स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन क्यों ज़रूरी होता है और अगर अनुशासन में हम रहते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अनुशासन तोड़ेंगे तो क्या नुकसान हो सकते हैं, इस तरह की कुछ अनुशासन से मतलब ये है कि कभी भी खाना खाया, कभी भी सोए, कभी भी जगे, कभी भी पढ़ाई की, कभी भी उठ गए, कभी भी दफ्तर आए। तो ये जो दिनचर्या होती है ना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उस दिनचर्या में अनुशासन होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आपके घर में हो या घर से बाहर। क्योंकि ये बिगड़ा तो सीधा सीधा असर हमारी सेहत पे होता है, वो बिगड़ जाता है। और जो बात मेल जोल की हुई ना कि जब हम किसी से अपनों से मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है और बड़ा अपनापन महसूस होता है, पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। लेकिन जब हम किसी अजनबी से कभी मिलते हैं तो अजनबी पर भी हम भरोसा कर बैठते हैं और ऐसा लगता है कि वो अजनबी भी हमारा अपना है। तो ज़रा जब अजनबी से मिलें तो ये ध्यान रखें कि वो कैसा है, उसकी देखभाल कर लें, पड़ताल कर लें, जाँच पड़ताल कर लें। तो आज यही मुद्दा होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे, अजनबी पर भरोसा कितना उचित है। जहाँ कुछ अजनबी बड़े अपने से लगते हैं वहीं कुछ अजनबी अपना बनकर धोखा भी दे जाते हैं, तो उसी धोखे से सावधान हमें रहना है। इसके अलावा क्योंकि हम पोषक सप्ताह मना रहे हैं, और सिर्फ सप्ताह क्यों, सितंबर का तो महीना ही ऐसा होता है क्योंकि मौसम बदल रहा है, तो पोषण के बारे में हम बहुत बात करते हैं और यही सिलसिला हमारे कार्यक्रम में भी जारी रहेगा। कल हमने गर्भवती महिलाओं के ऊपर कुछ बातचीत की, तो आज हम बात करेंगे किशोरियों के लिए कि कितना ज़रूरी है उनके लिए पौष्टिक आहार। बिल्कुल। और इसके अलावा जब आहार लेते हैं तो फिर व्यंजन की बात तो आती ही है, तो व्यंजन की चर्चा के बगैर तो हमारी बातचीत अधूरी रह जाती है। तो व्यंजनों की बात तो हम ज़रूर करेंगे और फिर मिलते हैं। अब जब हम कह रहे थे कि अनुशासन जीवन में बहुत ज़रूरी है, तो अनुशासन रखने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ता है। जब हम अनुशासन को अपनाते हैं तो हमारा जीवन शिष्ट और व्यवस्थित हो जाता है। हम अपना हर काम समय पर करते हैं, हमारे व्यवहार में कुशलता और कोमलता भी आती है और हम हर काम को ईमानदारी से करने लगते हैं। और अगर यही अनुशासन अगर हम अपनी सेहत के लिए भी अपना लें तो सोचिए कि हमारे शरीर और मन मस्तिष्क के लिए कितना फ़ायदेमंद हो जाए ना। बिल्कुल सही कहा ममता जी आपने। अनुशासित जीवन शैली जो है, इससे हमें अस्वस्थ जो आदतें हैं उनसे बचने में मदद मिल सकती है। साथ ही पौष्टिक आहार, स्वस्थ जीवन शैली के साथ साथ तन और मन दोनों को हम स्वस्थ रख सकते हैं। कुछ आदतें हैं जो हमारे लिए हानिकारक हैं, उन्हें ज़रूर हमें छोड़ना होगा और अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में हमें शामिल करना होगा, तभी सेहत की दुरुस्ती की हम बात कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ख़ास तौर से सोने और जागने का समय हमें नियत समय पर सोना, नियत समय पर जागना, ये करना होगा। कभी रात को 10 बजे तो कभी 12 बजे, कभी इसके बाद भी सोते हैं। इसी तरह कभी 6 बजे उठे तो कभी कभार 8:30 बजे तक भी उठते हैं। आमतौर पर सेहतयाब शरीर के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। लेकिन आज के ज़माने में चंचल जी बताइए कि क्या इतनी नींद हम ले पाते हैं? कभी 5 घंटे तो कभी 6 घंटे और कभी हम 9-9, 10-10 घंटे ही सोते रह जाते हैं। तो ये क्या सेहत के लिए अच्छा है? बिल्कुल नहीं ना। बिल्कुल अच्छा नहीं है। और साथ ही जब हम बात करते हैं ममता जी कि 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी है, तो इसका एक समय भी निर्धारित होना चाहिए कि आप 10 बजे मतलब 8 से 10 के बीच में सो जाएं और सुबह 5 से 7 के बीच में आपका जागने का समय, इस तरह से आप निर्धारित करें। ये नहीं कि रात के 2 बजे सोए और 10 बजे उठ गए, हाँ जी 6 घंटे की नींद पूरी कर ली। तो ये जो दिनचर्या अगर आप बिगाड़ लेते हैं अपनी, तो आगे का जो पूरा दैनिक आपका चक्र है वो बिगड़ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि उठने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटे के बाद हमें भूख लगती है, तो अगर हम उठे ही 10 बजे हैं तो जो नाश्ते का समय है वो निकल चुका, पता लगा हम 12:30 बजे तो नाश्ता कर रहे हैं, जो कि लंच का समय होता है। लंच के समय जब होगा तब तक 4 या 5 बज जाएंगे, उस समय चाय का समय। तो मतलब आप इशारा ये तो नहीं कर रही कि 4 बजे चाय पीनी है, तो खैर वो हम याद रखेंगे। लेकिन ये सोने के लिए जो ज़रूरी है, होता क्या है, सोने में लेट कैसे होता है कि हम अपनी दिनचर्या से फारिग हो जाते हैं, मतलब खाना पीना हो जाता है, लेकिन मित्रों से फ़ोन कॉल बातें करते रहना या मोबाइल पे सोशल मीडिया करते रहना, इस चक्कर में भी कई बार लेट होता है। तो उससे हमें मुक्ति पानी पड़ेगी।
पड़ेगी। हमारे एक श्रोता ने कुछ बात लिखी है कि कैसे अनुशासन को मेंटेन रखना है। देखते हैं कि क्या बात इन्होंने कही है। लिखा है इन्होंने कि मनुष्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए जितनी आवश्यकता अनुशासन की होती है, उतना ही स्वास्थ्य अपना महत्व रखता है। अनुशासन से हमारा जीवन यशस्वी बनता है। क्या बात है। वहीं स्वस्थ जीवन हमें तेजस्वी बनाता है। अनुशासन का मतलब है जीवन में निर्धारित नियमों का अनुशासन करना। ये अनुशासन भोर समय में निद्रा त्याग, नित्य कर्मों से निवृत्ति, यथा समय अध्ययन, मनोरंजन, यातायात के नियमों का पालन, अध्ययन काल के समय नियमानुसार आचरण वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इन्होंने लिखी हैं। ऐसा ही एक और बड़ा अच्छा संदेश हमें मिला है। ये लिखते हैं हमारे श्रोता कि स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन जरूरी है, लेकिन दूसरों पर अनुशासन जताने से ज्यादा खुद पर अनुशासन रखना सबसे जरूरी क्या होता बात है। और वो अपने खान पान, अपनी दिनचर्या को लेकर होना चाहिए। हमें किस उम्र में क्या नुकसान करेगा, क्या फ़ायदा करेगा, इस चीज़ पर विशेष ध्यान अगर हम रहेंगे तो स्वस्थ रह सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम ध्यान दे रहे हैं कि कहीं ये हमारे ऊपर भी इशारा तो नहीं है, अनुशासन बातचीत में भी होना चाहिए। भाई क्या बात है चंचल जी, एक श्रोता ने तो गजब की बात लिखी है कि अनुशासन का हमारे जीवन में उतना महत्व है जितना कि भाषा में व्याकरण का। जिस तरह व्याकरण भाषा को सुसंस्कृत और परिमार्जित कर उसका संरक्षण करती है, उसी तरह अनुशासन भी हमारे जीवन को सुसंस्कृत और परिमार्जित कर इसका संरक्षण करती है, जिसके लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए। क्या बात है। और एक बड़ा छोटा सा लेकिन प्यारा सा संदेश है। हेल्दी जीवन के लिए अनुशासन यानी डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है। अनुशासन का मतलब नियमित दिनचर्या को हमें अपने हेल्दी बनाने के लिए अपनाना है। पर करना क्या है ये तो बता दें। जब बात स्वास्थ्य से जुड़े अनुशासन की होती है तो व्यायाम करना चाहिए, उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अमूमन ये होता है कि एक दिन व्यायाम कर पाए तो 2 दिन की छुट्टी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और रोज़ाना अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, आधा घंटा ही सही, लेकिन व्यायाम ज़रूर करें। अपनी क्षमता और उम्र के हिसाब से हल्के फुल्के व्यायाम या सैर का नियम बना लें। बिल्कुल, जैसे आपने कहा ना, उम्र के अनुसार। तो अगर आपको लगता है कि आपकी क्षमता नहीं है या आप इस समय एक सीनियर सिटीजन व्यक्ति हो चुके हैं, तो सैर सपाटा तो सभी के लिए अच्छा है। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका अगर काम ऐसा है जिसके लिए उन्हें बहुत घूमना पड़ता है, तो हमारा सैर सपाटा दिन भर होता रहता है। लेकिन ये सैर सपाटा और सुबह की सैर या खाना खाने के बाद रात को जो हम टहलने निकलते हैं, इनमें बड़ा फर्क होता है। काम के संबंध में चढ़ना उतरना या जाना, बिल्कुल आप एक्टिव रहते हैं इससे, लेकिन उसे व्यायाम की गिनती में नहीं गिना जाएगा। बिल्कुल सही बात है। और ख़ुद का दायरा सीमित कर लें या कुछ सीमाएं निर्धारित कर लें। इच्छाओं और मन के भटकाव पर भी कुछ नियंत्रण कर लें तो भी अनुशासन आ जाता है आपके जीवन में। जो चीज़ें हमें स्वास्थ्य से भटकाती हैं, जैसे बार बार चाय कॉफ़ी पीना, मिठाई खाना, चॉकलेट खाना, बाज़ार की चटपटी चीज़ें या जंक फूड खाना, इन तमाम इच्छाओं के लिए मन पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। और ऐसा होता है कि बहुत दिन तक अगर हमने कभी कुछ चीज़ नहीं खाई, जैसे समोसा नहीं खाया, तो ये बड़ी जल्दी इच्छा होती है कि बड़े दिन हो गए भाई समोसा नहीं खाया। लेकिन कभी हमें ये याद नहीं आता कि बड़े दिन हुए हमने कोई पालक की सब्जी, हरी सब्जी नहीं खाई है। तो यहाँ अनुशासन बड़ी जल्दी बिगड़ जाता है। और अगर हम कोई फल खाने बैठते हैं तो अगर मन नहीं लग रहा या इच्छा नहीं है, तो उसके टुकड़े करके हम 4 लोग अगर बैठे हैं तो एक ही सेब को 4 जने खा लेंगे। लेकिन अगर 4 लोगों के लिए समोसे आए तो 4 अलग अलग समोसे आते हैं। बिल्कुल, उसमें शेयर नहीं किया जाता है। और इसी तरह अगर मोबाइल, लैपटॉप या टेलीविज़न देखने में ज़्यादा समय आप व्यतीत करते हैं तो आँखों के स्वास्थ्य के लिए ये बड़ा ही हानिकारक है। और अगर आप लगातार मोबाइल लैपटॉप के पास हैं तो आपने जो टुकड़े करने की बात कही ना फल के, तो फल काट के रख लें, धीरे धीरे चुनते रहें। जैसे मूंगफली के दाने या चने खाते हैं तो वैसे अगर फल खा लें तो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और एक नियम है कि इन गैजेट्स के लिए हम समय निर्धारित कर सकते हैं। बच्चों को भी इनसे दूरी रखना सिखाया जा सकता है। और हो क्या रहा है कि जब बड़े लगातार मोबाइल और कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं तो बच्चे भी बाकायदा उसी नियम का पालन करते हैं। तो हमें बच्चों को स्कूल में शुरुआत से ही नियम में रहना हम सिखा सकते हैं। ये हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। और आगे लिखते हैं कि अनुशासित व्यक्ति को आदर्श रवैया, समय प्रबंधन, स्वास्थ्य पूर्ण आहार, कर्तव्य निष्ठा और सामाजिक नियमों का पालन करते हुए देखा गया है।
इससे व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, सफलता और आत्मविश्वास का विकास होता है। बिल्कुल सही बात है। पौष्टिक आहार, व्यायाम और नींद ज़रूरी है तो अनुशासनबद्ध जीवन आप जी सकते हैं। और चंचल जी, अगर आपने इन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुशासन पा लिया तो आप अपने जो बाहर की दुनिया होती है, जो करियर की बात जब आती है, दफ्तर जाते हैं, तो वहाँ भी अनुशासनबद्ध आप जीवन जिएंगे कि वक्त पर जाना, वक्त की पाबंदी और काम का अनुशासन और वक्त पे घर लौटना। तो ये सारा कुछ आपके एक तरह से व्यक्तित्व निर्माण का समय होता है जब आप अनुशासनबद्ध जीवन जी रहे होते हैं। तो और हम बार बार नींद की और खाने की बातें करते हैं, लेकिन हम पानी पीने की बात नहीं करते। बहुत लंबे समय तक जब हम किसी काम में लगे रहते हैं ना, तो पानी पीना भूल जाते हैं और ऐसे में हमारा शरीर है वो डिहाइड्रेट होने लगता है। तो समय समय पर पानी पीना अगर आप भूल जाते हैं, आपका काम ऐसा है, अगर आपने पानी की बोतल नहीं रखी है, रखी होते हुए भी कई बार तो लोग भूलते हैं, तो आप एक अलार्म सेट कर लें ताकि वो आपको याद दिलाता रहे कि आपको इस वक्त पानी पीना है। तो फिलहाल तो आपने याद दिला दिया, वो रखी है बोतल, तो हम पानी पी लेते हैं हम सभी। जरूर। सुनते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, इनकी पहली नज़र में प्यार हो जाता है, इश्क है तुम्ही से। लेकिन अगर वो जो पहली नज़र का प्यार है, हाँ। अगर तो आपका साथ दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहीं दिल तोड़ने वाली बात हो जाएगी तो हमें फिर लगता है कि अजनबियों पे भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर अजनबी आपको दगा दे दे, धोखा दे दे। लेकिन आज के ज़माने में आप किसी पर भरोसा ना करें। और अजनबी से जब एक नाता बन जाता है, रिश्ता बन जाता है, तो कई बार तो अजनबी आपके बहुत ही क्लोज बनते और रिश्ते का नाम दे दिया जाता है। कई बार प्रेमी प्रेमिका अजनबी के बाद प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, पति पत्नी बन जाते हैं, भाई बहन का रिश्ता बन जाता है, एकदम मुँह बोले बेटी जैसा रिश्ता बन जाता है। तो ऐसा नहीं है कि चोट खाए होते हैं, जो कहते हैं कि दूध का जला छाछ को फूंक फूंक के पीता है, तो बस भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन थोड़ी सी सावधानी बरतिए, क्योंकि कहते हैं ना, कहावत भी है कि कभी कभी खुद के दांत जीभ को काट लेते हैं। बिल्कुल सही, वही बात है। सही कह रही हैं। हर अजनबी इंसान कुछ न कुछ अनुभव देने ही हमारे जीवन में जैसे आता है, कुछ खट्टे कुछ मीठे अनुभव लेकर आता है। समय और हालात हमें किसी के ऊपर भरोसा करना या न करना सिखाती है। किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना या न करना समय और हालात पर भी निर्भर करता है कि हमारे हालात कैसे हैं, विपरीत हैं या पॉजिटिव है हमारे। बिल्कुल। अब ये मान के चलें कि हम कभी किसी अनजान सेशन पर उतरे और वहाँ हमें कोई लेने ही नहीं आया और हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा है, हमें वहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे हम मदद ले सकते, तो जो अजनबी हमें मिलेगा, हमें लगेगा कि अगर हम 4 बैग एक साथ नहीं उठा सकते तो भरोसा वहीं करना पड़ेगा हमें कि भाई स्टेशन तक बाहर, जहाँ तक हमें कोई साधन या वाहन ना मिले वहाँ तक पहुँचा दें। अब अगर वो व्यक्ति भरोसेमंद है तो पहुँचा भी देगा, दगा देने वाला होगा तो हो सकता है कि आपका बैग लेकर भी भाग जाए। तो परिस्थिति और समय, बिल्कुल ये चीज़ें निर्भर करती हैं। तकनीक के युग में थोड़ा सा ये मुश्किल होता है कि अजनबी पर भरोसा आंख मूंद के हम भरोसा कर लें। हालांकि लोग आजकल अवेयर रहते हैं, सजग रहते हैं। मान लीजिए जो बैग लेने की बात आपने कही है, तो जब जैसे हम किसी से पूछते हैं तो अपने साथ मोबाइल तो रहता है, गूगल पर भी सर्च कर लेते हैं कि ये जहाँ हमें ले जा रहे हैं वो सही जगह है या नहीं, ये भी होता है। लेकिन हाँ, बहुत सारा हिस्सा है देश का, गाँव कस्बे, जहाँ पर लोग कई बार पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उन्हें पता नहीं होता है। तो उन्हें ख़ास तौर से अवेयर रहने की ज़रूरत है कि जब किसी से पूछें तो एक व्यक्ति के बताने से आंख बंद करके भरोसा न कर लें, बल्कि 2-3 लोगों से पूछ लें। मान लीजिए गंतव्य आपको नहीं पता है तो 2-3 लोगों से पूछ लें। अगर 3 लोग एक ही तरह की बात करें तो निश्चित रूप से कि वो सही होगा। बिल्कुल, ये दुनिया बड़ी अजीब है, यहाँ भरोसा किया भी जाता है, भरोसा तोड़ा भी जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया भरोसे पे ही टिकी है और भरोसे के कारण डगमगाती भी है। तो इस दुनिया में हम एक अजनबी की तरह आते हैं, बहुत सारे रिश्तों से जुड़ते भी हैं। कोई हमारा लालन पालन करता है, कोई हमसे प्यार करता है यानी हमारे माता पिता, और इसके बाद अन्य रिश्तों से जुड़ना, हमें भरोसा करना वहाँ सिखाया जाता है। जब हम आते हैं दुनिया में तो बिल्कुल हमारे लिए तो माता पिता भी अजनबी हैं, लेकिन धीरे धीरे उन पर हम भरोसा करना सीखते हैं और बहुत सारे जो कुल के ही लोग होते हैं धीरे धीरे वो रिश्ते में जुड़ते जाते हैं। और एक लड़की जब नए परिवार में जाती है, वहाँ जब वो उन अजनबियों के बीच में होती है, अगर भरोसा नहीं करेगी तो अपना जीवन कैसे जिएगी। हाँ, लेकिन वहाँ पर एक रिश्ता बन चुका होता है, परिवार का रिश्ता जुड़ चुका होता है, बल्कि परिवार नहीं समाज की ओर से रिश्ता जोड़ा जाता है। और किसी अजनबी इंसान की बातों पर भरोसा करने से पहले हमें अपने विवेक का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अनजान लोगों पर विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि लोग विश्वास जीत कर ही बाद में उन्हें
उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। किसी पर विश्वास किया, उस विश्वास को टूटते हुए देखा, तब ये विश्वास जैसी बातों से भी डर लगने लगता है। ये बातें चंचल जी उस समय बहुत ध्यान देने की है, ख़ास तौर से जब ट्रेन में आप जा रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा रहे हैं, रेलगाड़ी में बैठे हैं, वहाँ बहुत सारे अनजान लोग होते हैं, उन पर भरोसा करके कोई खाने पीने की चीज़ होती है तो उन पर बहुत सजग रहने की ज़रूरत है, और इस समय हमें सजग रहने की ज़रूरत है। विविध भारती पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। अंतराल के बाद हम फिर से हाजिर हैं और हम बात कर रहे थे अनजान व्यक्तियों पर भरोसे को लेकर। एक बड़ा अच्छा सा संदेश हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है, किसी भी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। सोच समझकर किसी अजनबी पर विश्वास करें। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना गलत तो नहीं, परंतु अधिकांश अनजान व्यक्ति पहले शुरुआत में तो अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं और बाद में नुकसान पहुंचा देते हैं। बहुत ज़्यादा लव मैरिज और प्रेम विवाह में भी ये देखा गया है कि विवाह से पहले सब कुछ सही होता है और विवाह के बाद ही सब कुछ ख़राब होने लगता है। क्या बात है। लेकिन विवाह तो यहाँ पर हम ये कहना चाहेंगे कि विवाह तो चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज्ड मैरिज हो, जो छोटी मोटी तकरार होती है, नोकझोंक होती है, वो तो शादी के बाद दोनों तरह से होती है। तो ये हम कतई नहीं कह सकते हैं कि किसी ख़ास तरीके से जो विवाह हुआ उसमें तकरार हुई। और इस समय हम विवाह में सामंजस्य होना ज़रूरी है, समझौता, समझदारी बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही सामंजस्य और समझदारी हमारे कार्यक्रम में भी चाहिए ना भाई। हम बात कर रहे हैं कि एक साथ दोनों बोल रहे हैं, मतलब ज़्यादा मोहब्बत है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी, और हम बात प्रेम विवाह को लेके ही कर रहे थे। तो स्वाभाविक है, कई बार ऐसा देखा भी गया है कि अनजान व्यक्ति से अपने सद्व्यवहार से हमारा भरोसा वो जीत लेता है और कई बार ये जीत भरोसे में बदल जाती है। लेकिन इस सब के बावजूद अक्सर अनजान व्यक्ति जो है वो, हम लोग अनजान लोगों पर विश्वास करने से थोड़ा सा हिचकिचाते ही हैं, क्योंकि अक्सर धोखे ही मिलते हैं और विश्वास जीतकर किसी ने उस विश्वास को निभाया हो, ये इसकी प्रतिशतता जो है वो बड़ी कम है। बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि चांद कहता था नहीं, चांद कहता था नहीं अहले ज़मीन है कोई, चांद कहता था नहीं अहले ज़मीन है कोई, कहकशां कहती थी पोशीदा यही है कोई। एतबार किसका करें, एतराज़ किसका करें, बात ये दिमाग पर छोड़िए, दिल का यहाँ काम नहीं। ये हमारी एक सखी ने लिख भेजा है ये टिप्पणी के रूप में, और हमने सखियों और सखाओं तक ये बात पहुंचा दी है। तो बात संदेश है, अजनबी पर भरोसा कितना उचित है। ये बात तो बड़ी अच्छी है, फिर भी अजनबी, अरे भाई कोई अजनबी से पहचान होती है और कोई पहचान के भी यहाँ अजनबी होता है। फिर ईश्वर को कोई कहाँ पहचान पाता है, फिर भी लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं। यही सोचकर अजनबी पर भी भरोसा कर लेना चाहिए। साथ ही उस भरोसे का मूल्यांकन करते हुए ही आगे बढ़ते रहना चाहिए, अन्यथा लौकिक संसार में भरोसा टूटता भी है। फिर सावधानी तो जीवन के हर क्षेत्र में अति आवश्यक है। तो ये बात सही है, बिल्कुल करना है, लेकिन सावधानी बरतनी है। और इसी तरह की एक बात कही है हमारी एक सखी ने, अजनबियों पर भरोसा करने का ऐसा कौन सा रेशा है जिसे हम पकड़कर कह सकते हैं कि ये भरोसे लायक है या फिर नहीं। ये एक ऐसी जटिल स्थिति है और कभी कभी तो सबक मिलने तक पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि अजनबी हमारे लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। फिर भी किसी अजनबी लिंक पर कभी भरोसा न करें। तकनीक की तेज रफ्तार में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन पर कुछ भी भेजकर अजनबियों ने ठगी का बड़ा ही आसान रास्ता निकाल लिया है। तो किसी भी अजनबी से पैसे के लेन देन में हमेशा सावधान रहें। और रहा सवाल अपनी निजी ज़िंदगी का, तो अगर किसी अजनबी मित्र, सहेली या दोस्त पर आप भरोसा कर रहे हैं तो आखिरी दम तक करो। नतीजा चाहे जो हो, अंत में या तो तुम एक बहुत अच्छा दोस्त पाओगे या फिर बहुत अच्छा सबक। बिल्कुल सही बात है। और जब हम बात करते हैं कि सोशल मीडिया पर जो मित्रता होने लगी है, यहाँ अपनी बहुत अंतरंग बातें जो होती हैं वो हमें कभी एक दूसरे से साझा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन बातों को फ़ायदा उठाकर हो सकता है कि आपको कभी कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करे। तो वहाँ जो मित्रता है वो उसकी एक सीमित दायरा होना चाहिए, जहां आप समझ सके कि कितनी बातें आपको एक दूसरे के साथ साझा करनी है। आप कहाँ काम करते हैं, किस शहर में रहते हैं, आपकी हॉबीज़ क्या हैं, यहाँ तक की बातें ठीक है। और रोज़मर्रा की आपने बातें चिट चैट किया, वहाँ तक चल जाता है। और देखिए ना, एक हमारी सखी ने लिखा है कि कभी भी किसी अनजान व्यक्ति पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए वरना नुकसान हो सकता है। सोच समझकर किसी अजनबी पर विश्वास करें। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करना गलत तो नहीं है, लेकिन अधिकांश अनजान व्यक्ति पहले शुरुआत में अच्छी मीठी मीठी बातें करते हैं, बाद में नुकसान
पहुंचाते हैं। और आज क्या बात है कि हमारी सखियां टिप्पणी भेज रही हैं, सखाओं की ओर से टिप्पणी बहुत कम आ रही है। और तो ममता जी देखिए ना, हम बचपन से बच्चों को सिखाते हैं कि अजनबी पे भरोसा ना करें, कोई अगर तुम्हें कुछ खाने को देगा तो लेना नहीं। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो वो माता पिता पर आंख मूंद कर भरोसा करता है। वो जब हम उसे हवा में उछालते भी हैं तो बड़ा हंसते हंसते नीचे आता है, क्योंकि उसे मालूम है कि पिता की बलिष्ठ बाहें उसे संभाल लेंगी। इसी तरह से जब अजनबी पे भरोसे करने की बात आती है, जब हम बीमार होते हैं और जाते हैं अड़ोस पड़ोस के किसी डॉक्टर के पास, तो ज़रूरी नहीं कि हमने उससे पहले भी इलाज करवाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये भरोसा है और हम जानते हैं कि वो चिकित्सक है, जिस पेशे से वो है वो इलाज ही कर रहा है। जाने अनजाने उनसे किसी भूल में हो सकता है कि हमें किसी दवा से नुकसान पहुंच जाए, तो वहाँ हम कहते हैं कि ये डॉक्टर भरोसे के लायक नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, समझने वाली बात है। कई बार हमारी हो सकता है कि हमारे शरीर को वो दवा सूट नहीं की हो, या वो डॉक्टर ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की है। देखिए, एक हमारी सखी ने एक अनुभव साझा किया है, देखते हैं क्या लिखा है। अजनबी की बात आई तो मैं इंदौर पहली बार अपनी दोनों छोटी बेटियों को लेकर नौकरी करने आई थी, पर यहाँ जहाँ मुझे नौकरी मिली अजनबी तो थे पर अपनत्व से भरे हुए थे। आज मैं इंदौर वासी ही हो गई। आज हुई दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो अब इस दुनिया में नहीं है जिनको हम गॉड फादर कहते थे, पर वो जहाँ भी हैं उनको हमारी ओर से सादर नमन। और बहुत सारे श्रोता हमें लिख रहे हैं, तो इनकी टिप्पणियाँ हम साझा करते चलेंगे बीच बीच में। देख रहे हैं कि आप कुछ कहना चाह रही हैं, कहिए। ममता जी, प्रकृति का नियम है कि हम दूसरों से हमारी अपेक्षाएं हमेशा ही बनी रहती हैं। इसलिए कुछ इंसान भले ही मीठे बोलने वाले या दोहरे चरित्र वाले व्यक्तियों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन वही लोग हमें अक्सर धोखा भी दे जाते हैं, जो कि अक्सर आमतौर पर देखा जाता है। इसलिए विश्वास करना है तो खुद पर करिए और सोच समझकर ही कोई कदम आगे बढ़ाइए। प्यार में अक्सर ऐसा होता ही है कि लोग कवि बन जाते हैं, जिन्हें कविता करना नहीं आता वो भी कुछ शब्दों को तोड़ मरोड़ कर कविता करने की कोशिश करते हैं। तो मोहब्बत तो एक ताकत होती है, उस ताकत को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं इस पर वो व्यक्ति पर निर्भर करता है। बहरहाल यहाँ हम किशोरावस्था में लड़कियों की बातें करते हैं कि लड़कियों के आहार के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। दरअसल किशोरावस्था एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें शारीरिक विकास बहुत तेज़ी से होता है और यौन परिपक्वता की भी शुरुआत हो जाती है। लड़कियों में किशोरावस्था में ही मासिक चक्र की भी शुरुआत होती है, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा उनके खान पान का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। जी ममता जी, और यही कारण है कि किशोरावस्था के दौरान लड़कियों को पहले से ज़्यादा पोषण देना है और पौष्टिक आहार की ज़रूरत उनको ज़्यादा होती है, ताकि जो उनका शारीरिक विकास हो रहा है वो ठीक तरीके से हो पाए और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उन्हें अगर कुछ होने लगे तो उन्हें भी रोका जा सके। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उम्र के इस पड़ाव पर अगर उन्हें पौष्टिक आहार न मिले तो पोषण की कमी के कारण लड़कियों में उनका उचित शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, उनकी प्रजनन संबंधी समस्याएं भी होती हैं, उस क्षमता पर भी असर होता है। विटामिन की कमी हो जाती है, जो विटामिन की कमी के कारण आगे चलकर उन्हें बहुत सारी तकलीफों से जूझना पड़ता है। आगे चलकर यानी कि गर्भावस्था की जब परिस्थिति में वो आती हैं तो उस दौरान बहुत सारी परेशानियों का सामना उन्हें हो सकता है, और वो ना हो, उनसे बची रहें और एक अच्छे स्वस्थ शिशु को वो जन्म दें। इसके लिए उनको शुरू से ही पोषण देना ज़रूरी है, ताकि इस समय पर आगे जो बहुत देखभाल की ज़रूरत होती है उस समय भी पोषण मिले और पहले से ही उनका शरीर स्वस्थ हो। बिल्कुल, इसीलिए तो कहा जाता है ना कि किशोर वय की लड़कियों को ज़रूरत से ज़्यादा पौष्टिक और संतुलित आहार खिलाना बहुत ज़रूरी होता है। आपको याद होगा चंचल जी, घर में जो दादी नानी होती थी इन सब पर बहुत जोर देती थी, कहती थी ठीक से खाओ पियो, नहीं तो फिर आगे चलकर परेशानी होगी। एक किशोरी को प्रतिदिन पोषण की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनके आहार में ऐसे तत्व शामिल होना चाहिए जिसमें पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन हो, फैट हो, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल और विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। शरीर की मांसपेशियों में निर्माण और टिश्यू की मरम्मत के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और फैट और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। इसीलिए फैट की मदद से शरीर में फैट में घुलने वाले विटामिनों का स्तर सही रहता है
और विटामिन और मिनरल्स जो हैं वो शरीर की जो शारीरिक कार्यों का विकास है, मरम्मत है, उसकी देखरेख में ज़रूरी होते हैं। इसीलिए जो भी चीज़ें आपने बताई वो आहार लेना बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है। और लड़कियों में किशोरावस्था के दौरान आयरन और कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़रूरी होती है। ऐसी चीज़ें खाएं जिनमें ये सब चीज़ें हों। कैल्शियम सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है क्योंकि ये हड्डियां मजबूत बनाता है और इसी उम्र में तेज़ी से शारीरिक बदलाव भी आते हैं। भोजन में आयरन की खराब गुणवत्ता और बार बार संक्रमण के कारण लड़कियों में एनीमिया भी हो सकता है और पोषण की कमी भी हो सकती है। बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं अगर उनका विकास सही गति से नहीं हो रहा है। तो ये कमियां आमतौर पर जो निम्न आर्थिक वर्ग की लड़कियां हैं उनमें देखी जाती है। और यहाँ ध्यान देने वाली बात ममता जी ये है कि किशोरावस्था के दौरान होने वाली पोषण की कमी से लड़कियों को ज़िंदगी में उन पड़ावों पर कमज़ोरी महसूस हो सकती है जहाँ उन्हें अतिरिक्त पोषण की ज़रूरत है, जैसे गर्भावस्था और प्रसव के बाद जब स्तनपान की बारी आती है तो गंभीर समस्याएं उन्हें आ जाती हैं। इसीलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। कुछ इसी तरह की बात हमारे श्रोता ने भी लिखी है। लिखा है कि किशोर बढ़ते बच्चे हैं, पढ़ाई का दबाव, काम करने के लिए शक्ति, इसके लिए उनको अच्छा पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। प्रोटीन और बाकी जो हमने बातें बताई वही उसका जिक्र किया है इन्होंने। सीधा साधा घर का भोजन न करके इस तरह का खाना खाते हैं जिससे वे मोटापे का शिकार होते हैं और अंदर से कमज़ोर महसूस करते हैं। बच्चे तो नादान होते हैं। ये माता पिता की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने बच्चों के खान पान पर नज़र रखें, उन्हें समझाएं। तो बिल्कुल उन्हें मौसमी फल, सब्जियां और फिर जो संतरा, नींबू जिनमें विटामिन सी बहुत है, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ऐसी भरपूर खाद्य पदार्थ जो है उन्हें खिला सकते हैं। और भाई बात हो रही थी पौष्टिक आहार की, तो ऐसी ही एक बड़ी अच्छी सी रेसिपी ममता जी हमें आज मिली है ना। बिल्कुल। हमारे एक श्रोता ने लिख भेजी है गुजराती व्यंजन पात्रा, मतलब अरबी के पत्ते से बनाया जाने वाला व्यंजन है। और इन दिनों में अरबी के पत्ते बाजार में खूब मिल रहे हैं। तो मतलब अरबी के पत्ते कहीं दिखे तो आप खरीद ले आएँ और अरबी के पत्तों को धोकर और मोटी जो मोटा वाला हिस्सा होता है, नस जैसे बनी होती है, उसको निकाल कर उस पर हल्का सा बेलन चला दें ताकि वो नरम हो जाए। और 1 कटोरी बेसन ले लें। इमली की खट्टी मीठी चटनी स्वाद के अनुसार ले लें। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, तिल बघार के लिए, राई जीरा और तिल, मीठी नीम के पत्ते, हरी मिर्च के लंबे लंबे कटे हुए टुकड़े। अब इसे कैसे बनाएं ज़रा बताइए चंचल जी। और कुछ चीज़ें अगर आपके स्वाद के अनुसार आप इसमें जोड़ना चाहें या जो चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहते हैं तो उनको घटा भी सकते हैं। अब बेसन में सारी चीज़ें मिला दें। इसमें पानी या छाछ डालकर गाढ़ा घोल बना लें। पत्तों पर हाथ से फैला दें। एक के ऊपर एक पत्ता रखकर गोल गोल रोल बना लें। और रोल बहुत ज़्यादा मोटे ना बनाएं, लेकिन बहुत कसकर इसे लपेटना होता है ताकि ये बाद में खुल ना जाए। हाँ, अब इसे स्टील की छन्नी में रख कर कढ़ाई में नीचे पानी डालकर रखें, ऊपर से ढक दें। 20 से 25 मिनट में ये उबालें और मतलब स्टीम में ही पकाना है। जब ये ठंडा हो जाए तब गोल गोल इसे काट लें। अब एक कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालकर राई, जीरा, तेल, हरी मिर्च, मीठी नीम के पत्ते वगैरह वगैरह डालकर पात्रा डालकर धीमी आंच पर अच्छे से इसे सेक लें। अगर आपकी इच्छा हो तो पात्रा को तलकर भी खा सकते हैं। इसका स्वाद खट्टा मीठा और तीखा दोनों ही अच्छा लगता है। खट्टी मीठी हरी चटनी या इमली की चटनी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। कई बार जब हम किसी के घर जाते हैं और ऐसी ही कोई बड़ी स्वादिष्ट सी रेसिपी व्यंजन हमें परोसे जाते हैं तो वो हमेशा हमारी यादों में बनी रहती हैं। जाना तो है ही, आखिर जाना पड़ेगा क्योंकि ये वक्त का नियम है कि आना है तो उसके बाद जाना भी है। लेकिन हम फिलहाल सजीव प्रसारण से जाएंगे और इस कार्यक्रम से इजाज़त लेंगे। तो सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।